मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। जब हम लोग छोटे थे तो हमें पेंसिल से लिखना सिखाया जाता था और कोई गलती करते थे तो उसे आसानी से मिटाया जा सकता था, लेकिन आज हम लोग पेन से लिखते हैं ताकि अब गलती करने का हमारे पास में कोई मौका नहीं है। अब कोई चांस नहीं है कि हम लोग कोई गलती करें, तो वो गलतियां बचपन में हो चुकी हैं। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है। तो मुझसे वादा कीजिए आप लोग कि 2021 में उस काल के कपाल पर सफलता का परचम लहरा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 17 मई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को। देखिए, चीन की अमेरिका को सीधी चुनौती, युद्ध हुआ तो हार जाओगे। ये एक वहां के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है, लेकिन चीन ने ये धमकी भरे अंदाज में कहा है कि यदि सीधे टकराओगे तो आप लोग हार जाओगे। लेकिन हो सकता है कि चीन अभी बौखलाया हुआ है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो करे क्या आखिरकार। अगली न्यूज भी चीन से है। चीन सरकार से मांगी पंचेन लामा की जानकारी। देखिए, अमेरिका जो है रिसेंटली उसने अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक बिल जो था वो पारित किया था कि जब पंचेन लामा को अरेस्ट किया गया, मतलब किडनैप किया गया था चीन सरकार के द्वारा, तो उसे छोड़ने के लिए एक प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था पार्लियामेंट में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पंचेन लामा वो पद है जो कि आगे जाकर दलाई लामा बनता है। तो ये 11वें पंचेन लामा थे जिनको घोषित किया गया था 14 अप्रैल 1989 को। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, 14 अप्रैल 1989 को पंचेन लामा घोषित हुए और उसके महज 9 दिन बाद, मतलब 25 अप्रैल 1989 1989 को ही चीन के द्वारा उन्हें किडनैप कर लिया गया ताकि वो दलाई लामा ना बन सके। चीन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चीन चाहता है कि जो भी दलाई लामा बने वो चीन की कठपुतली बन के रहे। तो आप लोग देखिए कि पंचेन लामा वो पद है जो कि भविष्य में जाके क्या बनेगा? दलाई लामा बनेगा। चीन में माउंट एवरेस्ट चढ़ाई पर लगाई रोक। कोरोना का ये हवाला दे रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर अब चढ़ाई जो है वो संभव नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि कारण कुछ और ही हो। चीन ने रिसेंटली ये कहा था कि माउंट एवरेस्ट पर एक सीमा रेखा जो है वो बनाई जाएगी चीन के द्वारा। चलिए देखेंगे भविष्य में चीन इसका क्या निर्णय लेता है, लेकिन फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई है। देखिए, चीन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो चीन की तरफ से चढ़ा जाए या फिर चढ़ा जाए नेपाल की तरफ से। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। इजराइल की हवाई हमलों से गाजा में तबाही, अल जजीरा बिल्डिंग भी उड़ाई। तो अल जजीरा जो है वो वहां का मीडिया हाउस है जिसकी बिल्डिंग को अभी उड़ा दिया गया है। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले जो है वो गाजा पट्टी के ऊपर किए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी जानकारी और दे देता हूं कि इजराइल जो है वो 50 किलोमीटर के क्षेत्र में, मतलब गाजा पट्टी पर अभी स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि वहां पर हमास जो आतंकवादी है वो रॉकेट से एक के बाद एक हमला कर रहे थे। लेकिन इसका जवाबी जो हमला है वो इजराइल ने अपने आयरन डोम के द्वारा दिया। बहुत ही बेहतरीन तकनीक जो थी वो इस्तेमाल की थी। लेकिन रिसेंटली वहां के लोग जो है वो वहां से अब बाहर जा रहे हैं। कई लोग जो है बेकसूर लोग वो घायल हुए हैं, मारे गए हैं। लेकिन रिसेंटली न्यूज तो ये है कि अल जजीरा की जो बिल्डिंग है उसको उड़ा दिया गया है। गाजा से शुरू हुआ पलायन, ईरान में गृह युद्ध के आसार। देखिए, संसार के अंदर हर जगह कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, लेकिन अभी जो न्यूज में चल रही है वो है इजराइल की घटना। तो एक और अमेरिका ने रिसेंटली मास्क ना पहनने की हिदायत दी अमेरिकन को, जो कि उनके लिए ग्रेट डे साबित हुआ था। मैंने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख भी सकते हैं। लेकिन इजराइल जो है वो अपने गृह युद्ध से जूझ रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इजराइल गृह युद्ध से क्यों जूझ रहा है। देखिए, इजराइल की जो पॉपुलेशन है उसमें 2 तरह की पॉपुलेशन है, 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो वहां के ज्यूइश हैं, मतलब यहूदी हैं, और दूसरे इजरायली अरबी हैं, जो कि इजराइल की स्वतंत्रता के समय, फ्रीडम के समय वो अरब से इजराइल के अंदर आए थे और वहीं बस गए। तो दोनों के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है और इससे मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो देखी जा रही हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, वैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन का जो है वो डिवाइडेशन हुआ था, और वो अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है।
गाजा पट्टी और यदि वेस्ट बैंक को मिलाया जाए तो केवल 15% जो है वो हिस्सा बचा है फिलिस्तीन के पास में, बाकी जो है वो इजराइल ने हथिया लिया है। चलिए, रूस ने अमेरिका व चेक गणराज्य को अनफ्रेंडली लिस्ट में डाला है। क्यों डाला है, सुनिए इस बात को। अमेरिका ने क्या किया कि रूस के जितने भी एम्बेसडर्स थे, एम्बेसीज जो थी, उनको सबको एग्जिट कर दिया, मतलब वहां पे जितने भी एम्बेसडर्स थे उनको बाहर निकाल दिया। और इसी को फॉलो किया फिर चेक रिपब्लिक ने। चेक रिपब्लिक ने भी ऐसा ही किया, वहां के जितने भी राजनयिक थे उनको निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। और इससे रूस जो था वो नाराज हो गया और दोनों को डाल दिया अनफ्रेंडली लिस्ट के अंदर। नीरा टंडन को जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया। देखिए, काफी सारे भारतीय जो है वो अमेरिका के अंदर अपने जो हुनर है उसका परचम लहरा रहे हैं। उनमें से एक है नीरा टंडन। लेकिन देखिए, पहले इनको एक विरोध के कारण अपने पद जो था उससे हटा दिया गया था। ये बजट कार्यालय के अंदर पहले तैनात थी, बजट ऑफिस के अंदर, लेकिन विरोध करने के कारण इनको हटा दिया गया था। अब जो है वो यूएस डिजिटल सर्विसेज के अंदर और हेल्थ सर्विसेज के अंदर इनको वापस से नियुक्ति दे दी गई है जो बाइडेन के द्वारा। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की मदद करेगा अमेरिका। तो रिसेंटली हमारा जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट करने का, वो है 175 गीगावाट, और इसमें अमेरिका जो है वो हमारा साथ देने के लिए आगे आया है। देखिए, अमेरिका की दोहरी नीतियां जो है वो कभी भी कोई भी देश समझ नहीं पाएगा। यदि समझ भी लेता है तो उसके बाद कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता है। तो अमेरिका अभी सबसे ताकतवर देश है, लेकिन भविष्य में यह देखा जाएगा कि चीन की रणनीतियां किस ओर बढ़ती हैं, तो क्या चीन जो है वो ताकतवर बन सकता है। लेकिन रिसेंटली यह है कि नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भारत की मदद अमेरिका करने जा रहा है। नेशनल न्यूज कवरेज की तरफ हम लोग आते हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस अधिसूचित मतलब लिस्टेड जो डिजीज है वो अनाउंस किया गया है। क्या होगा इसके अंदर, यदि किसी भी व्यक्ति को ब्लैक फंगस होता है तो सबसे पहले उसको इलाज दिया जाएगा और डॉक्टर से सीधा संपर्क साध कर उसको ट्रीटमेंट जो है वो एज सून एज पॉसिबल जो है वो दिया जाएगा। हरियाणा की सरकार ने कदम उठाया है। बिहार और केरल के राज्यपाल रहे आर.एल. भाटिया का निधन। आर.एल. भाटिया जो है वो 2004 से लेकर 2008 तक राज्यपाल रहे थे केरल के। उसके बाद में 2008 से 2009 तक राज्यपाल रहे बिहार के। 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। टीकाकरण में हिमाचल देश भर में अव्वल। इन्होंने 31% जनसंख्या को कवर कर लिया है टीकाकरण के अंदर। और इनके बाद में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और केरल, ये जो है वो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर आ चुके हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे अभी अव्वल पे है। विकराल हुआ तोक्ते गुजरात की ओर बढ़ा। देखिए, तोक्ते ये जो नाम है ये म्यांमार के द्वारा सुझाया गया है। जब भी किसी साइक्लोन का नाम सुझाया जाता है तो कुल 13 देशों का ग्रुप है। 13 देश 13 नाम सुझाते हैं, मतलब टोटल 169 जो नाम है वो पहले से ही ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है। तो जैसे ही कोई तूफान आता है तो उस लिस्ट में देखा जाता है कि किस देश का अब जो है वो नंबर है। तो अब जो था वो म्यांमार का नंबर था, जिन्होंने तोक्ते जो है ये नाम सुझाया है। ये तूफान जो है साइक्लोन ये आया है अरब सागर के अंदर और बढ़ रहा है केरल से, तब केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अब गुजरात की ओर ये बढ़ रहा है। स्टडी ग्लॉस आप लोग के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये करंट अफेयर का सेशन जो है वो पसंद आ रहा ही होगा, ये तो कोई डाउटफुल है ही नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोगों का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए, जितनी भी हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं वो भी कोई ना कोई न्यूज जो है वो आपको दे के जाता है। इसलिए काफी सारे फैक्ट्स, क्वेश्चन जो है वो हम लोग कवर करके चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, किसके द्वारा हैदराबाद में कौशल विकास केंद्र मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। तो आप लोग याद रखना, यूएनडीपी के द्वारा ये स्थापित किया गया है। यूएनडीपी के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? एकहिम स्टेनर। एकहिम स्टेनर जो है वो यूएनडीपी के अभी अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को के कौन है? वो है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले जो है वो कौन है? यूनेस्को के अभी अध्यक्ष है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। यूनिसेफ के कौन है? हेनरिटा
फोर जो है, हेनरिटा फोर जो है वो कौन है अभी यहाँ के हेड हैं, ठीक है। तो कौशल विकास केंद्र मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर में क्या होता है कि जो भी उस व्यक्ति के अंदर हुनर है उसका विकास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप में हुनर है, इंग्लिश बोलने का है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाने का है, तो फिर आपका वो जो हुनर है उसको विकसित किया जाता है। देखिए मैंने अब से ये टेक्निक अपनाई है कि यदि क्वेश्चन में कोई भी ब्लैक वर्ड जो है वो आपको दिखाई देता है तो उसके बारे में भी हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे। देखिए हैदराबाद की यदि हम लोग बात करें तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था और निजाम जो था वहां का शासक था। पता तो होगा आप लोगों को कि जब हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, पुलिस कार्रवाई की गई थी, तो निजाम अपने कुत्तों के साथ बैठकर वहां से रवाना हो गया था और अपनी बेगमों को पीछे छोड़ गया था। तो हैदराबाद के बारे में काफी उस समय चर्चाएं हुई थी। देखिए 3 रियासतें थी, एक तो थी हैदराबाद, फिर थी कौन सी जूनागढ़, और एक थी जम्मू एंड कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया था, जबकि जूनागढ़ जो रियासत थी इसको जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम के आधार पर मिलाया गया था, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया था। ठीक है, तो 3 रियासतें भारत में नहीं मिलना चाह रही थी, लेकिन क्या यहां पे परेशानी थी? शासक यदि हिंदू है तो जनता मुस्लिम है, यदि शासक मुस्लिम है तो जनता हिंदू है, ये कॉन्फ्लिक्ट यहां पे चल रहा था। तो हैदराबाद के बारे में आप लोग याद रखना। यहां पर ये जो है ये किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए यहां पर आप लोग न्यूज देख सकते हैं, डेक्कन हेराल्ड की स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन हैदराबाद टू बी सेटअप्ड बाय द यूएनडीपी। चलिए याद रखिएगा आप लोग इसको। यहां पे हम लोग देख सकते हैं इसका फॉर्मेशन जो है यूएनडीपी का वो 22 नवंबर 1965 को हुआ। इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। एकिम स्टेनर जो है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हेड है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है इकोसॉक। यहां पर फोटो जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ब्राजील से इनका संबंध है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, चीन का अनियंत्रित रॉकेट मालदीव के नजदीक गिरा, इसका नाम क्या था? इसका नाम था लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5B जो था ये इसका नाम था, और ये मालदीव के वेस्टर्न कोस्ट पर जाके गिरा था। ठीक है, देखिए वहां के जो जितने भी एक्सप्लोरर हैं उसके फ्यूल टैंक काफी बड़े होते हैं। तो ये जो नीचे वाला फ्यूल टैंक था ये आकर गिरा था धरती के ऊपर। ये क्या लेने जा रहा था अंतरिक्ष के अंदर? क्या इसको काम पड़ गया था? चाय पीने जा रहा था? नहीं, वहां पे क्या है कि चाइना ने अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो स्थापित करने जा रहा है, और उसकी एक यूनिट जो थी वो इसके अंदर थी। ठीक है, तो वो तो अपने आप वो तो जो थी वो सेफली वहां पहुंच गई, और इसका फ्यूल टैंक जो था वो वापस आके धरती पर गिरा था मालदीव के पश्चिमी तट पर। याद रखना लॉन्ग मार्च 5B। रूस ने कौन सी वैक्सीन बनाई है जिसकी केवल एक ही डोज काफी है? तो रूस की जो है वो कौन सी है? स्पुतनिक लाइट जो है इसकी केवल एक ही डोज जो है वो काफी होती है। देखिए रूस की जो स्पुतनिक है, स्पुतनिक वी, ये भारत के अंदर अभी इंपोर्ट की गई है, और इसकी रेट जो है वो 995 रुपए तय की गई है। और डॉक्टर रेड्डी जो है इसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि ये इंडिया के अंदर इसको क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वैक्सीन के ऊपर 5% जो है वो जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश फ्रांस था, उसके बाद भारत जो था वो कौन सा था? 161वां देश था। इसके लिए संविधान के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और 279A आर्टिकल जोड़ा गया था जीएसटी के लिए। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको एक साथ क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था असम। ये सारी बातें जो है वो आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में जीएसआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भारत के कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है? तो आप लोग याद रखना अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जीएसआई क्या चीज है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसको कहा जाता है। तो इसकी जो स्थापना है वो 4 मार्च, देखिए इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 4 मार्च 1851 को हुआ था, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस जो है उससे पहले का है। इसलिए इसके जो संस्थापक हैं वो है थॉमस ऑल्ड हैम जो हैं, ये इसके संस्थापक थे। और सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसकी क्या है?
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए भारत के अंदर जो भी मैप डिजाइन किए जाते हैं, जैसे भारत का मैप है उसको जो डिजाइन करता है वो सर्वे ऑफ इंडिया जो है, सर्वे ऑफ इंडिया इसके द्वारा डिजाइन किया जाता है। और यदि मैप में कोई चेंजेस करना है तो इसकी पावर होती है पार्लियामेंट के पास में। देखिए ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का क्या है, अपर रूप है। कार्बन पूरे आवर्त सारणी के अंदर छठे स्थान पर होता है, 6 नंबर पर होता है। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, कार्बन से ही क्या बना है, ग्रेफाइट बना है। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बना के इसमें दिखा देता हूं। इस तरीके से संरचना जो है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। तो पेंसिल के आगे जो पदार्थ लगा रहता है ब्लैक कलर का वो क्या रहता है, वो ग्रेफाइट ही रहता है। तो ग्रेफाइट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का क्या मानते हैं, कुचालक जो है वो इसको माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। किस राज्य के द्वारा कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है, तो आप लोग याद रखना हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है टेलीमेडिसिन, जिसमें डॉक्टर जो हैं वो कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेद का इलाज जो है वो टेलीमेडिसिन मतलब सैटेलाइट के द्वारा उनको इलाज जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। हरियाणा 1966 के अंदर बना था, मतलब 1 नवंबर 1966 को जो है वो हरियाणा बना था। किससे अलग होकर, पंजाब से अलग होकर। भाषा के आधार पर ये बना था और भाषा के आधार पर बना था। और वो भाषा कौन सी थी, वो थी हिंदी। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो राज्य था कौन सा, आंध्र प्रदेश था, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। और उसकी राजधानी क्या थी, करनूल उसकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ब्रिटेन की किस एजेंसी ने कहा कि भारत में 1 अगस्त तक 10 लाख मौतें हो जाएंगी, तो आप लोग याद रखना लैंडसेट जो है ये एक ब्रिटिश एजेंसी है। इसने कहा कि 1 अगस्त तक 10 लाख मौतें हो जाएंगी। कारण भी इसने स्पष्ट किया कि अभी कुंभ जो है वो आयोजित हुआ था, एक कारण तो ये है। फिर चुनावी रैलियां जो है वो भारत में की जा रही है। देखिए भारत का दुर्भाग्य है कि चुनाव के लिए कोई भी यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन यदि आप किसी का इलाज करने के लिए जा रहे हैं, मेडिकल पे यदि दवाई लेने के लिए भी जा रहे हैं, तो भी आपसे फिर वो स्लिप जो है वो पुलिस वाले चेक कर लेते हैं। खैर ये अपने अपने रूल्स हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू माउंट एवरेस्ट इन 2021, तो आप लोग याद रखना ताशी यांग जोंग जो है ये क्या बनी है, पहली महिला बनी है। यहां पे लिखा हुआ है बलजीत कौर। तो बलजीत कौर जो है ये अभी आपको पता होगा कि हिमालय की पुमोरी जो चोटी है इस पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। और जबकि दूसरी महिला ये इन्हीं के 12 सदस्यीय दल में से एक थी। 8:40 पर बलजीत कौर ने कदम रखा और उसके 5 मिनट बाद ही गुणबाला शर्मा जो हैं, जो कि रिलेट करती हैं कहां से, राजस्थान से संबंध रखती हैं, इन्होंने फिर कदम रखा था। संतोष यादव जो हैं ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जा चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। 8848 जो है ये इसकी हाइट है। और ये बताया जाता है कि ये एक फोल्डेड माउंट है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए चाइना ये कहता है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 8851 मीटर जो है वो हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखिए यदि हम लोग हिमालय की बात करें सबसे पहले, तो हिमालय अंगारा लैंड, यहां पे देखिए हिमालय जो है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है इनके आपस में खिसकने से कौन बना था, हिमालय बना था। और जिसमें ये जो बीच की जितने भी जो चट्टानें थी ये बिल्कुल सिकुड़ गई थी, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। एक फोल्ड जो था वो फिर हिमालय के अंदर बन गया था। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में तैतीस सागर और जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स थी उनके कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा हिमालय के बारे में आपको बता ही देता हूं कि हिमालय को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ट्रांस हिमालय और एक है पार्ट हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2 और इसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर।
ठीक है, मीटर में आप लोग याद रखना। ऊंचाई हम लोग देख रहे हैं 8611 मीटर। और इसकी और दूसरी चोटियां जैसे गसेर ब्रह्म है, मसेर ब्रह्म, ब्रॉड पीक, हिडन पीक, कई सारे इसके अंदर ग्लेशियर्स हैं। हिस्पर है, बियाको है, सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सियाचिन जो ग्लेशियर है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, याद रखना, ट्रांस हिमालय का पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के अंदर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है नुब्रा घाटी के लिए। ठीक है, हिमालय को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। तीनों में यदि मैं लिखूं तो देखिए जो ग्रेट हिमालय है इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो है 6100 मीटर और इसकी औसतन चौड़ाई है 25 किलोमीटर। यहां से हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। देखिए फिर यहां पर हम लोग बात करें मध्य हिमालय की, लेसर हिमालय की, तो 4000 मीटर जो है ये इसकी औसत ऊंचाई है और 60 से 80 किलोमीटर जो है ये इसकी चौड़ाई है। फिर हम लोग बात करें आउटर हिमालय की तो 900 से लगभग 1500 मीटर जो है ये इसकी औसत ऊंचाई है और 15 से 50 किलोमीटर जो है ये इसकी चौड़ाई है। यहां से ये कंक्लूजन पे हम लोग निकल सकते हैं कि जो हिमालय का पार्ट है, मतलब ग्रेट हिमालय पे यहां पे देखिए चौड़ाई जो है वो कम है और फिर यहां पर चौड़ाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऊंचाई में भी आप लोग देख सकते हैं कि ऊंचाई जो है यहां पर घटती जा रही है। चलिए यदि हम लोग थोड़ा सा ग्रेट हिमालय की बात कर लेते हैं तो ग्रेट हिमालय की यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पीक जो है वो ग्रेट हिमालय की है। K2 आप इसमें छोड़ दीजिए, ये किसकी है, ट्रांस हिमालय की है। जबकि नंगा पर्वत जो है वो इसकी है। फिर इसके बाद में ये जो कैलाश श्रेणी है ये भी किसकी है, ये भी किसकी है, ट्रांस हिमालय की है। माउंट एवरेस्ट जो है ये किसकी है, ये है ग्रेट हिमालय की। कंचनजंगा ये भी ग्रेट हिमालय की है और नामचा बरवा जो है ये भी किसकी है, ग्रेट हिमालय की। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काफी कुछ इसके बारे में बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीपोर बिल अभयारण्य में रेड ईयर टर्टल पाए गए हैं जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं। यह किस अभयारण्य में, देखिए ये जो अभयारण्य है ये गुवाहाटी असम के अंदर स्थित है, दीपोर बिल अभयारण्य। देखिए कान यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इसका कान यहाँ पे रेड है, तो रेड ईयर टर्टल जो है वो स्थित है कहां पर, दीपोर बिल अभयारण्य के अंदर। और ये जो है ये एक रामसर साइट भी है, ये जो है ये एक रामसर साइट भी है। रामसर कन्वेंशन जो था, कन्वेंशन वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर के अंदर, जो कि कहां स्थित है, ईरान के अंदर स्थित है। इसलिए 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि वेटलैंड डे जो है वो भी हम लोग मनाते हैं। बात करें हम लोग टर्टल की तो आप लोगों ने सुना होगा ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल जो है वो उड़ीसा की गहीर मठ बीच पर पाए जाते हैं, उड़ीसा के गहीर मठ बीच पर पाए जाते हैं। इस बार ये घटना घटित हुई है कि ये ऑलिव रिडली टर्टल इस बार प्रजनन के लिए बाहर आए ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और गहीर मठ बीच पर ये पाए जाते हैं, मांसाहारी होते हैं और विश्व के सबसे छोटे टर्टल जो हैं ये पाए जाते हैं। हम लोग बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है, देखिए मिसौरी जो है, मिसौरी ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक पंजाकार डेल्टा जो है उसका निर्माण करती हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला कौन है जिन्होंने सेंट्रल सुपीरियर, तो आप लोगों को पता होगा कि सना रामचंद्र जो हैं, सना रामचंद्र ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला बनी हैं जिन्होंने आईएएस का एग्जाम, इंडिया की कंपैरिजन में कहें तो वहां का जो आईएएस एग्जाम है उसको इन्होंने क्लियर किया है। कुल 221 पास हुए हैं जिनमें से 79 जो हैं वो क्या हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी महिला कौन है, तो चौथी महिला का आप लोग याद रखना सीमा बिस्वा जो है ये क्या है, चौथी महिला है। जबकि पहली भी देख लीजिए, पहली कौन सी थी, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है ये पहली महिला थी। दूसरी जो महिला है वो थी अंशु मलिक, अंशु मलिक जो थी वो दूसरी महिला थी। तीसरी की हम लोग बात करें तो सोनम मलिक, सोनम मलिक। तो 3 महिलाएं जो हैं ये क्या हैं, ये इन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए। और इस बार सीमा बिस्वा ने क्या किया है, ओलंपिक के लिए। देखिए कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जापान ने वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। हो सकता है कि जो ओलंपिक है वो भी क्या करने पड़े, सस्पेंड करने पड़े। चलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश के कप्तान इयोन मॉर्गन को एक वनडे के लिए सस्पेंड किया है, तो ये इंग्लैंड के क्या हैं, ये कैप्टन हैं। इन्होंने काफी स्लो ओवर जो है वो फेंका था, इसके कारण इनको एक मैच से क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। WHO ने चीन की किस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है? तो वो कौन सी है? सिनोफार्म। याद रखना, सिनोफार्म जो है इसको आपातकालीन मंजूरी दी गई है, चीन की ये वैक्सीन है। भारत का पहला प्रदेश कौन सा बना है जो वरिष्ठ नागरिकों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये पहला प्रदेश बना है। ये अभी क्या है, ये बन चुका है यूनियन टेरिटरी। पहले स्टेट के दर्जे में था, अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। 5 अगस्त 2019 को, याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को एक बिल जो था वो सबसे पहले राज्यसभा में और उसके बाद में लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया गया था और सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पारित हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे वो फिर 31 अक्टूबर 2019 के अंदर क्या बन गए? यूनियन टेरिटरी बन गए। और इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अस्तित्व में आ चुके हैं। देखिए स्टेट्स की यदि हम लोग बात करें तो जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था तो तेलंगाना 29वां राज्य बना था और आज जो है वो कितने राज्य हैं? वो है 28 राज्य। जिस समय तेलंगाना था उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब यहाँ पे तो क्या किया गया है, यहाँ पे तो -1 हुआ है। और -1 कौन सा हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया? राज्य की श्रेणी से हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहाँ पे 29 से 28 का आंकड़ा आप लोग समझ सकते हैं। जबकि 7 से 8 का आंकड़ा कैसे समझेंगे? तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो ये हो गए 9। लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव को बना दिया गया था कंबाइंड और -1 हो गया। तो अब कितने बच गए? वर्तमान में क्या कर दिया गया? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान के अंदर हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं हो रही है। आप लोग मुझे बता दिया करो कमेंट के अंदर कि सर ये इसमें कमी है, आप थोड़ा सा इसमें इंप्रूव करो। देखिए मेरे पास में समय कम रहता है लेकिन समझाने के लिए बहुत सारा जो है मेरे पास में मटेरियल रहता है, काफी बातें जो है वो दिमाग में रहती हैं। चलिए, निम्न में से किस देश ने भारतीय विमानों के अपने एयर स्पेस में घुसने पर जो लगा प्रतिबंध है उसको 30 मई तक बढ़ा दिया है? तो आप लोग याद रखिए, पाकिस्तान जो है इसने अब 30 मई तक बढ़ा दिया है। देखिए एयर स्पेस की हम लोग बात करें, एयर स्पेस क्या होता है? मान लीजिए कि ये जो है वो प्लेन है, तो प्लेन जो है वो किसी दूसरी की टेरिटरी के अंदर जा रहा है। जैसे मान लीजिए इंडिया की वो टेरिटरी में आ रहा है, तो जितने समय तक वो इंडिया के ऊपर से फ्लाई करेगा तो सेकंड्स के हिसाब से वो पेमेंट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन है जो कि दुबई से रवाना हुआ है और इसको जाना है सिंगापुर और बीच में पड़ता है इंडिया, तो जितने समय तक ये इंडिया के ऊपर रहेगा उतने सेकंड्स के अंदर पेमेंट करना पड़ता है उस एयरलाइंस को। ठीक है, तो एयर स्पेस शायद आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेपाल की हम लोग बात करें तो आप लोग को पता है कि केपी शर्मा ओली जो हैं इनके खिलाफ में अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। ये प्रधानमंत्री पद से हट गए थे लेकिन वापस से विद्या देवी भंडारी ने इनको प्रधानमंत्री क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया था। ठीक है, चाइना की हम लोगों ने सिनोफार्म वैक्सीन जो है वो देख ली। स्पुतनिक लाइट, इसकी केवल एक ही डोज काफी होती है। और रशिया ने रिसेंटली यूएसए और चेक गणराज्य को क्या कर दिया है? अनलिस्टेड कर दिया है, अनफ्रेंडली घोषित कर दिया है। जो पाकिस्तान है, देखिए यहां पे वापस देखिए, पाकिस्तान जो है इसके 4 प्रांत हैं। सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तून है। चलिए, स्पॉन्सरशिप योजना किस राज्य की है? तो स्पॉन्सरशिप योजना जो थी वो है मध्य प्रदेश की। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत जिन भी बच्चों के माता पिता जो हैं इनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है उनकी सारी शिक्षा, रहना, खाना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसे ही कहा गया क्या? स्पॉन्सर स्कीम जो है वो इसको कहा गया। रिसेंटली आपको पता होगा कि एक योजना जो है वो थी महतारी दुलारी अभियान। याद रखना, महतारी दुलारी अभियान, ये जो था बिल्कुल इसी तरीके का अभियान था, लेकिन ये किस सरकार के द्वारा चलाया गया था? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह, जबकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। भारत ने किस देश को रागी और सिंगोरा निर्यात करने का? तो ये दोनों जो हैं वो बाजरा जो है, बाजरा के प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से? रागी और सिंगोरा। और इसको भारत एक्सपोर्ट करेगा किसको? डेनमार्क को। याद रखिए, डेनमार्क ने ही एक एनर्जी आइलैंड जो है, मतलब ऊर्जा द्वीप जो है वो बनाया था और ऐसा करने वाला पहला कंट्री बन गया था कौन? डेनमार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में देश में मौजूद किस जंगली जानवर के डीएनए का डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है? तो आप लोग याद रखना, राइनोसोरस जो है मतलब गैंडे जो हैं, इनका क्या किया जाएगा, डीएनए डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा, ताकि आगे से जो भी मान लीजिए कोई भी गणना होती है, कोई भी डिजीज होती है, कुछ भी आइडेंटिफाई करना है तो डीएनए डेटाबेस के आधार पर ये सारे काम किए जा सकते हैं। देखिए डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है कोरोना जेनेटिक मटेरियल है। देखिए कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है सिंगल हेलिकल आरएनए, सिंगल हेलिकल आरएनए। ठीक है, यदि जब हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जब ये किया जाता है तो उस समय सिंगल हेलिकल जो आरएनए है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसके रेप्लिकास जो हैं वो बनाए जाते हैं। आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए क्या होता है, आरएनए को हम लोग कहते हैं सिंगल हेलिकल, मतलब एक ही यहाँ पर जो कुंडलित है वो आप लोग देख सकते हैं, जबकि डीएनए में क्या होता है, डबल हेलिकल यहाँ पे रहता है। और क्या डिफरेंस है, इनके जितने भी केमिकल कंपोजिशन है वो देखिए, यहां पर है यूरेसिल और यहां पर है क्या, थाइमिन। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें एक डिफरेंस आता है थाइमिन का और यूरेसिल का, याद रखना, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने ई पेमेंट सिस्टम के लिए किस नाम से पहल जो है वो आरंभ की है? तो आप लोग याद रखना, विजन 21 जो है, विजन 2021 इस नाम से ये आरंभ की है। क्यों आरंभ की है? ताकि पेमेंट जो है इसको जल्दी त्वरित किया जा सके, फास्ट पेमेंट किया जा सके। आरबीआई की हम लोग बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी जिस दिन हम लोग क्या बने थे, अप्रैल फूल बने थे 1935 के अंदर, 1 अप्रैल 1935 के अंदर। और जो एक्ट था वो 1934 का क्या था, एक्ट था। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो हैं ये पहले गवर्नर बने थे। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान के अंदर गवर्नर है शक्तिकांता दास जो हैं, शक्तिकांता दास जो हैं वो क्या है, वर्तमान में इसके गवर्नर हैं आरबीआई के। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसकी हिरार्की जान लेते हैं। शक्तिकांता दास जो हैं वो तो क्या है, अभी इसके गवर्नर हैं, जबकि डेप्यूटी गवर्नर के अंदर काफी अभी चेंजेस हुए थे। देखिए 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 के अंदर सबसे पहला आप लोग नोट कीजिए महेश कुमार जैन, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। एक तो है महेश कुमार जैन, अरे समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, नोट करते चलिएगा आप लोग भी। देखिए महेश कुमार जैन, फिर है एमडी पात्रा, ठीक है। तीसरे हैं इसके अंदर एम राजेश्वर राव जो हैं वो क्या हैं, तीसरे हैं। और चौथे जो हैं वो है टी रवि शंकर। ये अभी किसके स्थान पर बने थे? ये बने थे बीपी कानूनगो के। बीपी कानूनगो रिटायर हुए, उनके स्थान पर आए टी रविशंकर। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर। क्वेश्चन जो है वो ऐसे फ्रेम हो सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो डेप्यूटी गवर्नर नहीं है अभी आरबीआई के अंदर। तो यहाँ पे पूरी हिरार्की जो है वो आप लोग देख सकते हैं। सपोर्टिंग स्टाफ, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, पूरा हिरार्की जो है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिटायर होने वाले जस्टिस का क्या नाम है, जिन्हें हाल ही में फिजी ने अपने सुप्रीम कोर्ट में गैर नागरिक पैनल में जज के तौर पर नियुक्त किया है? तो आप लोग याद रखना, जस्टिस मदन बी लोकुर जो है इनको वहां पे नियुक्त किया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की यदि हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 124 में, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम की सिफारिश पर होता है। कॉलेजियम की सिफारिश पर अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के अंदर। कॉलेजियम के अंदर 4+1 का रेशियो चलता है, मतलब टोटल 5 होते हैं। एक तो होते हैं गवर्नर और 4 जो है वो अदर जो है वो जस्टिस वहां पर रहते हैं। तो टोटल कॉलेजियम की सिफारिश पर इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ जो है, ऑथ जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। चलिए फिजी को हम लोग देख लेते हैं। फिजी की लोकेशन आप लोग देखिए, ये है साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर। यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से आप लोग यहां पे चलेंगे तो ये आ जाएगा फिजी। यहां पे हम लोग सोलोमन आइलैंड, तो सोलोमन आइलैंड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अभी सबसे बड़ी मेंढक की जो प्रजाति थी, सबसे बड़ी मेंढक की जो स्पीसीज थी वो कहां पे पाई गई थी? सोलोमन आइलैंड पे पाई गई थी। 1 फीट जो थी इस मेंढक
इसकी लंबाई थी और 3 किलो तक इसका क्या था, वजन था। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे देखिए पपुआ न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी से रिसेंटली एक देश जो था वो अलग बना था, नाम था बोगनविले। बोगनविले जो था वो नया देश बना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पपुआ न्यू गिनी से अलग होके बना है। और पपुआ न्यू गिनी विश्व का सेकंड नंबर का क्या है, आइलैंड है इन कंटेक्स्ट ऑफ एरिया वाइज। ठीक है, दूसरे नंबर का ये आइलैंड है, जबकि सबसे बड़ा कौन सा है, वो है ग्रीनलैंड, दूसरा पपुआ न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो और चौथा कौन सा है, मेडागास्कर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की यहां पर क्या है, यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और कैसियस की सबसे बड़ी चोटी है। मरे और डार्लिंग जो है वो दो नदियां यहां पर क्या बहती हैं, यहां पर बहती हैं। यहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान जो है यहां पे पाए जाते हैं। चक्रवात जो आते हैं उनको कहा जाता है विली विली। विली विली चक्रवात यहां पे आते हैं। ये तस्मानिया आप लोग देख सकते हैं, यहां पर ये तस्मानिया है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि है इसको हम लोग कहते हैं बास जल संधि। इसको कहा जाता है क्या, बास जल संधि इसको कहा जाता है। यहां पे न्यूजीलैंड आप लोग देख सकते हैं, तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड मतलब नदर्न आइलैंड एंड सदर्न आइलैंड दोनों के बीच में जो वाटर स्ट्रेट है वो कौन सी है, कुक वाटर स्ट्रेट, कुक जल संधि जो है वो दोनों के बीच में है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन के अंदर मैरियाना ट्रेंच है जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, फिलीपींस के नजदीक वो गर्त पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गीता मित्तल, तो गीता मित्तल कौन है, ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। फातिमा बीवी 1989 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी 1992 के अंदर, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ये बनी थी। तो भारत की पहली महिला न्यायाधीश भी कौन है, वो है लीला सेठ। आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी और इंदु मल्होत्रा, ये तीनों क्या हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला न्यायाधीश है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना कि इन तीनों महिलाओं में से वो कौन सी महिला है जो रिसेंटली अभी क्या हुई है, रिटायर हुई है। यहां पे लिखा हुआ है के थ्रिलरामाली। देखिए ये क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, लेकिन इनका ट्रांसफर किया गया कहां पर, मेघालय में इनका ट्रांसफर किया गया। देखिए मद्रास के अंदर लगभग जहां तक मुझे याद आ रहा है 76 जजेस जो हैं वो मद्रास हाई कोर्ट में हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, 76-74 के आसपास था, और मेघालय के अंदर केवल 4 ही जज थे। तो के थ्रिलरामाली का जब ट्रांसफर किया गया मद्रास से मेघालय हाई कोर्ट में, तो इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया था। और फिर यहां से यानी कि राजस्थान से यहां के जो न्यायाधीश थे उनका ट्रांसफर किया गया था मेघालय के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अमेरिका के किस संस्थान द्वारा पहली बार पूरी तरह रिसाइकिल होने वाले प्लास्टिक की खोज की गई है, तो आप लोग याद रखना ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी। इसका नाम आप लोग याद रखना। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलिए 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है, तो आप लोग याद रखना कनाडा वो पहला देश है, और इसकी राजधानी क्या है, ओटावा इसकी राजधानी है कनाडा की। जर्सी द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है, तो आप लोग याद रखना फ्रांस और ब्रिटेन को लेकर दोनों के बीच में विवाद है। ये जो द्वीप है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यहां पर पाया जाता है, और यहां पर रिसेंटली क्या हुआ था कि फ्रांस की 100 जो नावें थी वो फ्रांस ने इस भेजकर इसको घेर लिया था, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन ने इसकी तरफ कदम रखे तो ये सारी की सारी नावें वापस लौट आई फ्रांस की ओर से, क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे थे कि इंग्लैंड ने जो नया कानून बना है वो मछुआरों के खिलाफ था। यहाँ पे वो मछली का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ था, इसलिए ये जो था दोनों के बीच में विवादों के अंदर आ गया था। 16 मई की जो करंट अफेयर है उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए रिवाइज करने का मतलब है कि आप लोग जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है तो इसको फिर देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। मुस्लिम बाहुल्य मोलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है, तो आप लोग याद रखना ये बना है पंजाब का। तिब्बत की निर्वासित सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पैम्पा सेरिंग जो है वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। जुलाई के अंत तक कितने राफेल लड़ाकू विमान भारत आने वाले हैं, तो 4 जो है वो आने वाले हैं। टोटल 36 आने हैं, 20 आ चुके हैं, 4 जो है वो अब आने वाले हैं। निम्न मध्यम आय वर्ग की सहायता के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है, तो वो है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ, तो आप लोग याद रखना क्या है, विजय माल्या।
किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अचेवाडो, तो वो कौन से हैं? वो हैं WTO के। सेबेस्टियन वेटल फरारी के हैं। महतारी दुलारी अभियान, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ का ये अभियान है जिसके तहत कोविड-19 में जिनके पेरेंट्स खत्म हो चुके हैं उनको क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी। स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए तो डॉक्टर रेड्डी जो है इसको भागीदारी दी गई है। फिर है जुरोंग जो अभियान है वो किसका था? चाइना का था। मंगल ग्रह पर ये पहुंच चुका है। देखिए पहले नंबर पे था रसिया, दूसरे नंबर पर था यूएसए और थर्ड नंबर पे कौन सा पहुंचा है? चाइना का पहुंचा है, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो वहां पे की है। आपको न्यूज में केवल ये दिख रहा होगा कि दूसरा जो है वो चाइना है, लेकिन रियल न्यूज ये है, करेक्ट न्यूज, कि रशिया पहला था, यूएसए दूसरा और चाइना जो था वो कौन सा था? तीसरा। क्योंकि रशिया का जो रोवर उतरा था वो लगभग केवल वहां पर 100 सेकेंड तक ही, 100 सेकेंड या 120 सेकेंड्स तक ही अपने सिग्नल जो था वो सेंड कर पाया था। उसके बाद में उसका कोई पता नहीं चला, इसलिए रशिया को काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन याद रखना कि यूएसए और चाइना, रशिया, यूएसए, चाइना, ये आप लोग याद रखना। किस देश ने चूहों की तादाद बढ़ने के कारण किसानों को राहत पैकेज दिया? तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसने दिया है। ये कल का क्वेश्चन था। एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ओपीडी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो आप लोग याद रखना डीआरडीओ के द्वारा ये विकास जो था, ये जो है ओपीडी इसको स्थापित किया गया है। हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में माउंटेन बोंगो ने जन्म लिया है, जो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शामिल है? इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। तो ये जो मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है, आप लोग इस जो ये सेगमेंट है इसको आप लोग शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के कि सर हमारे जो क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर कीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया करो। तो स्टडी ग्लव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और कोई फिक्र नहीं करनी है। 2021 में आप लोगों को उस काल के कपाल पर सफलता का परचम जो है वो लहरा देना है। चलिए मिलते हैं कल बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।